हेलो। जावा के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आज हम देखेंगे लेआउट मैनेजर के बारे में। सो क्वेश्चन जो था वो था व्हाट इज़ अ लेआउट मैनेजर एंड एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेआउट मैनेजर्स। सो बेसिकली लेआउट मैनेजर होता क्या है? लेआउट मैनेजर इज़ यूज टू अरेंज द कंपोनेंट्स जो कि हमारे GUI कंपोनेंट्स होते हैं इन अ पर्टिकुलर मैनर। एक पर्टिकुलर मैनर में, एक पर्टिकुलर वे में अगर मैं GUI कंपोनेंट्स को अरेंज करने की कोशिश करूँगा तो मुझे किसका यूज़ करना पड़ेगा? लेआउट मैनेजर का। So it is an interface that is implemented by all the classes of layout manager. So basically different types of layout manager हमें करना है इसमें कवर कि कौन कौन से होते हैं। तो जो सबसे पहला layout manager that is border layout manager. So border layout manager. So border layout manager क्या करता है बेसिकली? It arranges the components to fit in 5 regions. So it arranges the components to fit in 5 different regions. अब वो 5 regions कौन से हैं वो एक डायग्राम की मदद से मैं आपको बताता हूँ, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सो बेसिकली वो 5 रीजन होते हैं। सबसे टॉप पे होता है नॉर्थ, देन नॉर्थ हो गया। बॉटम पे होता है साउथ रीजन, देन दिस साइड इट इज ईस्ट रीजन, वेस्ट रीजन, एंड जो बच गया हिस्सा वो होता है सेंटर रीजन। सो ये 5 डिफरेंट रीजन्स होते हैं जिसमें हम अपने कंपोनेंट्स को फिट कर सकते हैं। अब करने का तरीका क्या है? सपोज़ मैंने एक फ्रेम क्लास बनाई और उसका मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है F। सो करने का तरीका क्या है? हमें क्या करना होगा? हमें लेआउट सेट करना है तो हम लिखेंगे f.set_layout और यहाँ पे अब हमें करना है बॉर्डर, तो हम लिखेंगे न्यू बॉर्डर लेआउट। ठीक है। सो ये तो तरीका है कि हमने फ्रेम का जो लेआउट है वो क्या सेट कर दिया? बॉर्डर लेआउट। अब सपोज मुझे कुछ ऐड करना है। अगर मैंने को ऐड करना है एक बटन जिसका ऑब्जेक्ट मैंने बना रखा है B1, तो मैं क्या करूँगा? f.add, क्या ऐड करना है? बटन B1। देन डबल कोट्स में आपको देनी है उसकी लोकेशन। जैसे अगर मैं देता हूँ नॉर्थ या रीजन आप कह सकते हो, तो जो बटन B1 है वो कहाँ पे चला जाएगा? इस लोकेशन पे। सो इस तरह से आप डिफरेंट कंपोनेंट्स को ऐड कर सकते हो इन बॉर्डर लेआउट। क्लियर है? सो नाउ लेट अस सी द थर्ड टाइप ऑफ लेआउट, सेकेंड टाइप ऑफ लेआउट विच इज फ्लो लेआउट। और ये सबसे कॉमनली यूज होने वाला लेआउट है, दैट इज फ्लो लेआउट मैनेजर। सो लेट अस सी फ्लो लेआउट मैनेजर क्या करता है। So it arranges the components in a left to right flow. ठीक है, and it is a default layout manager for AWT and applet based apps. मतलब कि अगर मेरे पास एक फ्रेम कुछ इस तरह से है तो ये क्या करेगा? ये लेफ्ट से ऐड करना शुरू करेगा कंपोनेंट को। लेटर से कंपोनेंट 1 ऐड किया, देन कंपोनेंट 2 ऐड किया, कंपोनेंट 3 ऐड किया, तो लेफ्ट से कंपोनेंट्स को ऐड करना शुरू करेगा और जैसे ही फ्रेम खत्म होगा वापस ये यहाँ पे आ जाएगा। तो C4, C5, C6 ऐसे कंपोनेंट्स को ऐड करना करता है। अब इसमें करते कैसे हैं? सिंपल आपको लिखना है f.set_layout। अब यहाँ पे आ जाएगा न्यू फ्लो लेआउट and you simply have to add like this f.add B1। तो सबसे लेफ्ट में ये आएगा। आप अगर दोबारा करते हो f.add, एक और बटन ऐड करते हो सपोज B2, तो वो B1 आएगा पहले, फिर B2 आएगा। तो इस तरह से लेफ्ट से राइट में वो कंपोनेंट्स को ऐड करता चलता है। सो दिस इज फ्लो लेआउट। नाउ लेट अस सी द थर्ड टाइप ऑफ लेआउट मैनेजर। And third type of layout manager is grid layout.
सो ग्रिड लेआउट क्या होता है बेसिकली, इसमें जो आपका पूरा फ्रेम है या विंडो है दैट इज डिवाइडेड इनटू ग्रिड ऑफ सेल्स. सो डिवाइडेड इनटू ग्रिड ऑफ सेल्स. और ग्रिड ऑफ सेल्स के अंदर क्या क्या होती हैं, दो चीजें, रोज एंड कॉलम्स. ठीक है. सो अगर मैं कहता हूं मेरे पास 3 रो हैं और 4 कॉलम्स हैं, तो जो मेरा सॉरी, तो जो मेरा ग्रिड लेआउट बनेगा वो उसमें कितने सेल्स होंगे, दैट इज 3 into 4, दैट इज 12 सेल्स. और किस तरह से दिखेगा ये आपको पता होना चाहिए, किस तरह से दिखेगा ये. सो ये कुछ इस तरह से दिखेगा. ठीक है. सो इसमें दिस इज सेल नंबर 1. पता होना चाहिए आपको कौन सा नंबर 1 है. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. सो दीज आर दी सेल्स. ठीक है. और ये हमारे कॉलम्स हो गए और ये हमारी रोज हो गई. सो इस तरह से हम ग्रिड लेआउट का यूज़ करते हैं. अब इसको भी लिखोगे कैसे, सिंपल है. जब आपको सेट करना है लेआउट तो क्या लिखोगे, एफ डॉट सेट लेआउट. अब हमें यहाँ पे देना होगा न्यू ग्रिड लेआउट. और ग्रिड लेआउट को सेट करते टाइम आपको इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स और रोज स्पेसिफाई करने होते हैं एज ए पैरामीटर. सो मैं दे रहा हूँ 3,2. सो दैट मीन्स कितने सेल्स का ग्रिड में बना रहा हूँ, 6 सेल्स का. सो उसके बाद आपको क्या करना है, एफ डॉट एड B1, ऐसे ही एफ डॉट एड B2 एंड सो ऑन. सो इस तरह से बन जाएगा. ये है आपका सेल नंबर 1 में जाएगा, सेल नंबर 2 में जाएगा, इस तरह से वो आगे बढ़ते चलते हैं. सो दिस इज ग्रिड लेआउट. एंड द लास्ट टाइप ऑफ लेआउट दैट वी आर कंसिडरिंग इन दिस वीडियो इज कार्ड लेआउट. सो कार्ड लेआउट. तो जो कार्ड लेआउट होता है बेसिकली इट इज़ लाइक अ डेक ऑफ कार्ड्स, जो ताश के पत्ते होते हैं उसकी तरह होता है. एंड इट अरेंजेस ईच कंपोनेंट इन अ कंटेनर एज अ कार्ड. मतलब कि एक के ऊपर एक रखे होते हैं जो कार्ड्स होते हैं. और इसमें एक जो प्रॉब्लम कह सकते हो आप, दैट इज ओनली 1 कार्ड इज विजिबल एट अ टाइम. सो एक बार में एक ही कार्ड विजिबल होगा. सो इसका थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना होता है. सो करते कैसे हैं इसका भी देखते हैं. सो यू जस्ट हैव टू स्पेसिफाई दिस एफ डॉट सेट लेआउट न्यू कार्ड लेआउट. और कार्ड लेआउट में हर कार्ड का हम साइज़ देते हैं. सपोज मैंने देता हूँ साइज़ 30,20. तो ये हर कार्ड का साइज़ है. देन यू हैव टू डू व्हाट, एफ डॉट एड. लेट अस से मैं बटन B1 को पहले कार्ड पे रखना चाहता हूँ. तो इसमें क्या होता है कि पहले कार्ड का नाम होता है देन कंपोनेंट. तो जो बटन B1 है वो पहले कार्ड पे गया. ऐसे का मेरे को एक और करना है तो मैं क्या करूँगा, एफ डॉट एड कार्ड 2, B2. सो इस तरह से मैं इनको ऐड कर सकता हूँ. सो दिस आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेआउट मैनेजर्स. सो अगर आपको डीप में पढ़ना है लेआउट मैनेजर्स के बारे में तो आप मेरी जो जावा की प्रॉपर पूरी वीडियो लेक्चर सीरीज में मैंने जावा को डिटेल में समझाया हुआ है, आप वहाँ से भी इसको पढ़ सकते हैं. ये अभी मैंने आपको क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया कि अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसको किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो सबसे पहले देखते हैं कि कस्टम एक्सेप्शन होती क्या है, कैसे हम क्रिएट करते हैं. क्वेश्चन में वही पूछा गया, व्हाट इज़ अ कस्टम एक्सेप्शन एंड डेमोन्स्ट्रेट यूजिंग सुटेबल प्रोग्राम. सो कस्टम एक्सेप्शन होती क्या है, इफ़ अ यूज़र क्रिएट्स ओन एक्सेप्शन देन इट इज़ कॉल्ड एज कस्टम और यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन. मतलब कि अगर यूज़र अपनी खुद की कोई एक्सेप्शन बनाता है तो उसको हम बोलते हैं कस्टम या फिर यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन. अब कैसे बनाया जाता है उसको देख लेते हैं एक बार. तो सिंपल सा प्रोग्राम है इसका
सपोज मैं बना रहा हूँ एक एक्सेप्शन, तो एक्सेप्शन बनाने के लिए आपको एक क्लास ही क्रिएट करनी होगी बेसिकली। सो कैसे करेंगे, क्लास लेट अस से मैंने बनाई exception1। अब आपको कोई एक क्लास एक्सटेंड करनी पड़ेगी जो कि इनबिल्ट एक्सेप्शन की क्लासेस हैं जावा के अंदर। सो आई एम एक्सटेंडिंग द सुपर क्लास ऑफ ऑल एक्सेप्शन विच इज दिस। सो मैंने क्या लिखा, क्लास except1 extends exception। देन यू हैव टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, कंस्ट्रक्टर ऑफ दिस क्लास। कंस्ट्रक्टर कैसे बनाएंगे, सो except1, और इसके अंदर से मैं इस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ सुपर कीवर्ड। सो सुपर एस। नाउ व्हाट इज दिस एस, एस सपोज मैं यहाँ पे एक पैरामीटर ले रहा हूँ स्ट्रिंग टाइप का एस। तो ये क्या हुआ, ये एक मैंने कोड लिखा जो कि कस्टम एक्सेप्शन मेरी क्रिएट कर रहा है, और यहाँ पे जो कस्टम एक्सेप्शन है उसका नाम है except1, ठीक है। एंड दिस पर्टिकुलर लाइन इज यूज टू कॉल कंस्ट्रक्टर ऑफ दिस क्लास, ठीक है। सो ये कोड आपको याद होना चाहिए कि किस तरह से हम एक्सेप्शन, कस्टम एक्सेप्शन को क्रिएट करते हैं। So now let us see how you can use this particular type of exception. So let us say मैं एक और क्लास बनाता हूँ यहाँ पे, क्लास ABC, और इस क्लास के अंदर मैंने एक मेथड बनाया है स्टैटिक void check, जिसके अंदर मैं एक पैरामीटर ले रहा हूँ int I, ठीक है। और इसके आगे मैं लिख रहा हूँ थ्रोस, कीवर्ड का यूज़ कर रहा हूँ, थ्रोस दिस टाइप ऑफ एक्सेप्शन। सो except1, इसका मतलब क्या है कि ये जो मैसेज, ये जो मेथड है चेक मेथड, ये किस टाइप के एक्सेप्शन को थ्रो कर सकता है, इस टाइप के एक्सेप्शन को जो कि हमने बनाई है अपने प्रोग्राम में। अब इसके अंदर लिखते हैं इफ लेट अस से मैं लिखता हूँ i इज़ लेस देन 18। अगर i वेरिएबल की वैल्यू 18 से कम है तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक्सेप्शन को थ्रो करेंगे। थ्रो कैसे करेंगे, थ्रो न्यू कीवर्ड, किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, इस क्लास का। ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, कंस्ट्रक्टर को कॉल करके। सो लेट अस से लाइक दिस, और मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ वैल्यू नॉट वैलिड। अभी जो नॉट वैलिड वैल्यू है ये कहाँ पे जाएगी, बेसिकली ये जो वैल्यू है ये वैल्यू जाएगी किसमें, दिस स्ट्रिंग एस के अंदर, और जो फर्दर जाएगी एक्सेप्शन क्लास के कंस्ट्रक्टर के पास। सो हमने यहाँ पे ये थ्रो करा लिया। सो दिस इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर मेथड चेक। देन यू विल क्रिएट पब्लिक स्टैटिक void main स्ट्रिंग AR, और यहाँ से मैं इस मेथड को कॉल करूँगा, ठीक है। सो आई कैन कॉल इट लाइक दिस, बट आप देखो कॉल करते टाइम आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको ट्राई कैच में कॉल करना है। क्यों, क्योंकि मैंने इस मेथड के आगे क्या लिखा हुआ है, थ्रोस। सो यू हैव टू कॉल इट लाइक दिस, ट्राई चेक, और सपोज मैं इसमें पास करता हूँ वैल्यू 15, और ट्राई के बाद आपको लिखना क्या है, कैच, किस टाइप के एक्सेप्शन को कैच कर रहा हूँ, except1। सो except1 लेट अस से even, और इसके अंदर मैं प्रिंट करा देता हूँ system.out.println में even। सो दिस इज़ द कंप्लीट प्रोग्राम। अब क्या होगा, जैसे ही मेथड कॉल होगा आई के अंदर क्या वैल्यू पास होगी, आई के अंदर वैल्यू पास होगी 15, ठीक है। अब आई की वैल्यू क्या है, लेस देन 15 है, तो ये क्या करेगा, ये except1 क्लास का एक ऑब्जेक्ट थ्रो कर देगा जो यहाँ पे आएगा और इसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अब इसमें प्रिंट क्या होगा, जो आपने ये मेथड के अंदर स्ट्रिंग को पास किया था, डेट इज नॉट वैलिड, तो ये प्रिंट करेगा नॉट वैलिड। सो इस तरह से आप एक कस्टम एक्सेप्शन को बना सकते हो जावा में। सो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कहा गया है कि हमें एक्सप्लेन करना है इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम को। नाम से ही पता लग रहा है इनपुट स्ट्रीम किस लिए यूज़ होती है, इट इज़ यूज टू रीड द डेटा फ्रॉम द सोर्स, सोर्स से डेटा को रीड करने के लिए, और आउटपुट स्ट्रीम जो होती है वो यूज़ होती है टू राइट द डेटा टू द डेस्टिनेशन, कि डेटा को डेस्टिनेशन पे राइट करने के लिए यूज़ किया जाता है इसका।
सो रीड करने के सोर्सेज अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि आप किसी फाइल में से रीड कर रहे हो, ये भी हो सकता है, या फिर आप नेटवर्क कनेक्शन से कुछ रीड कर रहे हो, मतलब डायरेक्टली आप हो सकता है कि इंटरनेट से भी कुछ रीड करने की कोशिश कर रहे हो, तो वहाँ पे हम इनपुट स्ट्रीम क्लास का यूज़ कर सकते हैं। अब इसका एक डायग्राम मैं आपको बना के दिखाता हूँ जिसमें आपके दोनों कवर हो जाएंगे, इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम कैसे होता है। सो इट इज़ लाइक दिस कि एक सोर्स होती है हमारे पास। अब ये सोर्स कुछ भी हो सकती है, फाइल भी हो सकती है और कोई नेटवर्क कनेक्शन भी हो सकता है। सो सपोज़ हमारे पास एक सोर्स है और यहाँ पे हमारे पास एक जावा की एप्लीकेशन है, जो एप्लीकेशन आप बनाओगे, और यहाँ पे हमारे पास एक डेस्टिनेशन है। ठीक है। सो होता क्या है बेसिकली, सोर्स से वैल्यू वो रीड किया जाता है जावा एप्लीकेशन में विद द हेल्प ऑफ इनपुट स्ट्रीम। सो बेसिकली इनपुट स्ट्रीम किस लिए यूज होता है? फॉर रीडिंग पर्पसेस। और जावा एप्लीकेशन से डेस्टिनेशन के अंदर डेटा को राइट कराया जाता है विद द हेल्प ऑफ आउटपुट स्ट्रीम। सो इसका मतलब क्या, आउटपुट स्ट्रीम बेसिकली किस लिए यूज होती है? फॉर राइटिंग पर्पसेस। सो सेम मैं कह सकता हूँ कि आउटपुट स्ट्रीम के लिए भी इट इज़ यूज टू राइट डेटा टू द डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन कैन बी एनीथिंग लाइक अ फाइल और इट कैन बी लाइक अ नेटवर्क कनेक्शन। सो ये तो इनकी बेसिक डेफिनेशन हो गई कि इनपुट स्ट्रीम होती क्या है, आउटपुट स्ट्रीम होती क्या है। अब इनके अंदर कुछ हमारे पास फंक्शंस हैं जो कि इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम के अंदर होते हैं। उन कुछ कॉमन फंक्शंस को देखते हैं कि क्या होते हैं वो फंक्शंस। सो सॉरी, इसमें जो सबसे कॉमन फंक्शन है वो है इंट रीड। ठीक है। सो इट इज यूज टू रीड सम नंबर फ्रॉम बाइट्स ऑफ इनपुट स्ट्रीम, कि इनपुट स्ट्रीम जो है उसमें से कुछ बाइट्स को ये रीड करता है। Then we have one more function which is void reset. So बहुत सारे फंक्शंस हैं, आप उनको देख सकते हो डॉक्यूमेंटेशन में, बट मैं आपको कुछ फंक्शंस बता रहा हूँ ताकि आप एग्जाम के अंदर कम से कम इन फंक्शंस के बारे में लिख के जरूर आ सको। सो void reset क्या करता है? ये जो कर्सर है उसकी पोजीशन को रीसेट करता है। सो रीपोजिशंस द कर्सर, कि सपोज अगर फाइल के 10वें लाइन पे था कर्सर इस वक्त, तो वो उसको रीसेट करके स्टार्टिंग पे ले आएगा। सो ये है इनपुट स्ट्रीम के बारे में। ऐसे ही आउटपुट स्ट्रीम होती क्या, ये आपको समझ में आ गया करती क्या है। अब इसके भी कुछ फंक्शंस हम देख लेते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है आउटपुट स्ट्रीम का, दैट इज़ वॉइड राइट। और यहाँ पे भी मैं आपको बाइट वाला बता रहा हूँ। सो वॉइड राइट बाइट बी। सो ये क्या करेगा? इट राइट्स कितना डाटा राइट करेगा? जितनी इस एरे की लेंथ है। सो इट राइट्स बी डॉट लेंथ बाइट्स टू दी स्पेसिफाइड डेस्टिनेशन फाइल, टू स्पेसिफाइड डेस्टिनेशन फाइल। सो ये फंक्शन हो गया वॉइड राइट। ऐसी एक और फंक्शन है यहाँ पे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, दैट इज वॉइड क्लोज। सो वॉइड क्लोज क्या करता है? इट closes the output stream, ठीक है। So these are some of the functions and basic introduction of input stream and output stream. So this is all for this particular video lecture. Thank you for watching the video. Please subscribe to our YouTube channel for more such tutorials. Thank you.